हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आज एक और वीडियो जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो उसको लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हमने पार्टनरशिप के पुराने वीडियो में कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा था, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझा था। आज हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है ना। एक इससे रिलेटेड एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल का पूछा जा सकता है और उसकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो हम आज यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है, उसमें कैसे कोई नए पार्टनर को हम जोड़ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। और थ्योरी के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, साथ ही इसका एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पर्पस और जस्टिफिकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या यूं पूछा जा सकता है कि इस नए पार्टनर को शामिल करने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। ठीक है ना। हमने देखा है स्टार्टिंग में पार्टनरशिप में उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को समझा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि कितने टाइप से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो उसमें एक पॉइंट था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब हमको ज़रूरत पड़ती है किसी नए साझेदार की तो हम उसको शामिल करते हैं। अब वो क्यों पड़ती है, उन रीजंस के ऊपर हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या किन रीजंस के कारण आप किसी नए साझेदार को अपने साथ शामिल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, डिमांड फॉर कैपिटल, यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ने पर आप किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में शामिल कर सकते हो। भाई हो सकता है बिजनेस को आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और आपको कैपिटल कम पड़ रही है, पैसे कम पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए एक नए पार्टनर को शामिल कर सकते हो। ठीक है। यहीं पर आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर ऐसा भी बोला जा सकता है भाई एबिलिटी, किसी पर्सन में जो आपके यहाँ पर काम कर रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा एबिलिटी है या कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, और उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को आप अपने साथ शामिल करना चाहते हो। अभी तक एज ए एम्प्लॉय, एज ए मैनेजर वो आपके साथ वर्क कर रहा था, लेकिन अब आप उसको अपने साथ एज ए पार्टनर इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है। तो उसके नॉलेज का और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आप उसको उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको अपने साथ पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हो। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है। ठीक है। इसी में आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट होता है एक प्रकार से कंपटीशन, अबर्ट कंपटीशन विथ अ पर्सन डूइंग, मतलब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो वो बोलना चाह रहा है कि आप किसी नए व्यक्ति को किस रूप में और शामिल कर सकते हो, तो आप नए व्यक्ति को शामिल कर सकते हो एक कंपटीशन को खत्म करने के लिए, यानी जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए भी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में शामिल कर सकते हो। ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो सकता है। इसके अलावा लुक आफ्टर द अफेयर्स, ठीक है ना, और भी कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है। प्रोग्रेस, अपने बिजनेस की कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो तो शामिल कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर के एक पॉइंट यहाँ पर और दिया हुआ है, देखो आउटसाइड इंडिया, आप अपने बिजनेस को जो है आउटसाइड इंडिया फॉरेन ट्रेड के रूप में करना चाहते हो, तो आप किसी नए पार्टनर को शामिल कर सकते हो। और एक और नीचे दिया हुआ है, रिप्लेस अ पार्टनर, किसी पार्टनर को रिप्लेस किया गया है, किसी भी रीजन के कारण हो सकता है उस वो फर्म को छोड़ना चाहता था, वो चला गया, तो उस केस में उस नए व्यक्ति को आपने शामिल कर लिया। ठीक है ना। और एक ऊपर इंसेंटिव दिया हुआ है, आप किसी अपने एम्प्लॉय को ही जो है इंसेंटिव के रूप में देना चाहते हो, मतलब उसको प्रमोट करना चाहते हो, उसको प्रमोशन देना चाहते हो, तो उसको नए पार्टनर के रूप में शामिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है, राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये 2 नंबर के रूप में भी पूछा जा सकता है कि एक नए पार्टनर को कौन कौन से राइट्स रहते हैं। ठीक है ना। नए पार्टनर को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो एक पहला राइट तो दिया है, शेयर इन फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म में जो है वो प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्त करने का उसको अधिकार हो जाता है। साथ ही प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिल जाता है, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, अपनी फर्म को, वो उस प्रॉफिट में अपना शेयर प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने एक पॉइंट को समझा, और ये पॉइंट तो खैर है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके अलावा नहीं हो सकते। हम अगर किसी
फर्म के साथ जुड़ते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो हमारे कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं भाई। उसमें डिसीजन है, क्योंकि अब हम साझेदार बन जाएंगे तो हम अपना डिसीजन भी उस पर दे सकते हैं, अपने व्यूज भी उस पर दे सकते हैं, अपने विचार उसमें दे सकते हैं, तो वो चीजें भी आपकी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका और कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बनता है कि नए साझेदार के बनने पर जब किसी नए पार्टनर को आप इंक्लूड करते हो तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसमें बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 नंबर का एक अलग से इस पे क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, पहले उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब क्यों बनाया जाता है, तो सीधी सी बात है, जो आपका क्यों बनाया जाता है और एक कब बनाया जाता है, ये 2 चीजें ध्यान रखना है। कब बनाया जाएगा, जब आप किसी नए पार्टनर को बिजनेस में इंक्लूड करोगे, शामिल करोगे, तो नए पार्टनर को शामिल करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और क्यों बनेगा, तो देखिए जब नया पार्टनर आएगा तो आपके पास ओल्ड में कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है, और आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है, हो सकता हो कोई एसेट्स कम हो गई हो सकता हो कोई एसेट्स बढ़ गई हो सकता हो किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई हो या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई हो। तो सीधी सी बात है, एसेट्स और लाइबिलिटी की इंक्रीज या डिक्रीजिंग वैल्यू निकालने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं कि ओल्ड एसेट्स और आज की डेट में करंट में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है ना, वही उसी एसेट्स की आज की डेट में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो उन दोनों का कंपेयर करेंगे और उस कंपेयर पे जो डिफरेंस निकलेगा उस डिफरेंस के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसको बोलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। राजीव एंड राकेश 2 पार्टनर है और वो 3:1 के रेशो में पार्टनरशिप के साथ वर्क कर रहे थे, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी नए साझेदार को शामिल करें। तो उस संदर्भ में आपको उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को बताना है, सॉल्व करना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछा जा सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें एक अकाउंट रिवैल्यूएशन बनेगा, एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएं उससे पहले उसको बनाने का जो तरीका होता है वो समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाओगे आप तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये 4 कॉलम दिए हुए हैं, देखिए आपको एक यहाँ पर दिया हुआ है लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ऐसे ही 4 कॉलम उसमें भी बनते हैं, लेकिन उसमें बनने का जो ऊपर का जो हेडिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा अमाउंट, फिर इधर आ जाएगा पर्टिकुलर और इधर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ऐसे 4 कॉलम बनते हैं। अब उसमें क्या लिखेंगे, तो एक पॉइंट्स होते हैं कुछ, उन पॉइंट्स को देखना है। एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। शब्दों का ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एसेट्स यदि इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, और एसेट्स यदि डिक्रीज होगी तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। ठीक है, संपत्तियों में वृद्धि क्रेडिट में, संपत्तियों में कमी डेबिट में। और इसका अपोजिट हो जाता है, लाइबिलिटी यदि इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड आएगी और लाइबिलिटी यदि डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगी। दायित्वों में वृद्धि होती है तो डेबिट में लिखेंगे और दायित्वों में कमी होती है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनी हुई है राजीव और राकेश की, एक तरफ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, उसी के नीचे देखोगे तो कैपिटल दी हुई है। फिर इस तरफ एसेट्स तरफ आओगे तो यहाँ पर कैश एट बैंक दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है और बिल्डिंग दी हुई है। इस प्रकार से ये पूरी एक बैलेंस शीट है आपके पास। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें सबसे पहला दिया हुआ है द एडमिटेड सत्यम इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उन्होंने सत्यम को जो है वो पार्टनरशिप के रूप में क्या किया है, शामिल किया है। अब सत्यम आया तो उसके साथ कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर उससे रिलेटेड पॉइंट लिखे हुए हैं। पहली कंडीशन है सत्यम विल ब्रिंग 10,000 फॉर हिज कैप 1/5 द शेयर इन फर्म। मतलब सत्यम जो है वो 1/5 शेयर के लिए
कैपिटल लेकर के आया है। तो एक पॉइंट तो उसका कैपिटल हो गया। तो देखिए कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, अपने को सबसे पहला अकाउंट बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन की ये चीजें दी हुई है, इसके माध्यम से अपन समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा और क्यों बनेगा और कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इन पॉइंट को देखो जो मैंने हाईलाइट किए हुए, स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखो यहाँ स्टॉक और फर्नीचर जो है वो 10% उन पर क्या लग रहा है, डेप्रिशिएशन लग रहा है। मतलब उन दोनों एसेट्स के ऊपर मूल्यह्रास लगाया जा रहा है। मूल्यह्रास लगाना मतलब उनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। डेफिनेटली दिखाई दे रहा है वहां पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि संपत्ति की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। ये देखिए आप, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो हेडिंग हो गया, और ये देखो यहाँ लिखा है मैंने स्टॉक, और उसी के नीचे लिखा हुआ है फर्नीचर। लिखा है यहाँ पर। क्यों लिखा मैंने डेबिट साइड में, क्योंकि दोनों की वैल्यू कम हुई है। और कितनी कम हुई है वो भी वहां पर था, 10% कम हुई थी। तो अपन ने देखो 10% यानी स्टॉक की वैल्यू देखो यहाँ पर ये दी हुई है। स्टॉक जो दिया हुआ था वो 20,000 का दिया था, तो 20,000 का 10% 2,000, और फर्नीचर दिया हुआ था 1,000। 1,000 का 10% हो गया 100 रुपए, 100 रुपीज। ठीक है, तो इसको मैंने देखो यहाँ पर से उठाया और केवल डिफरेंस लिख दिया यहाँ पर। ये देखो ये चीज लिखा है यहाँ पर। स्टॉक जो है वो कितना लिखा है, 2,000 लिखा है। फर्नीचर जो है वो कितना लिखा है, 100 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को लाना है। ठीक है, डिफरेंस को लाना है, उसकी ओवरऑल वैल्यू नहीं, जो प्लस करना है माइनस करना है वो कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको लेकर के यहाँ पर आना है। ठीक है, उसके बाद एक अगला पॉइंट देखो, इसी में ये लिखा हुआ है, provision should be made for doubtful debts on debtors at the rate 5%। 5% जो है वो डेप्टर्स के ऊपर एक प्रोविजन किया गया। तो इसको बोला जाता है देनदारों पर आयोजन। यानी कोई भी डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम कुछ एक आयोजन बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं, ताकि उनकी रिकवरी की जा सके। तो वो 5% बता रहा है। तो देखो यहीं पर आप डेप्टर्स की वैल्यू दी होगी, ये दिए डेप्टर्स, ये दिए हुए हैं 16,000 रुपए के। इन 16,000 रुपए का कितने परसेंट निकालेंगे हम, 5%। तो वो 5% 16,000 का निकाला, ये लिख दिया, ये लिखा हुआ है 5%। 16,000 का कितना हो गया, 800 रुपये। याद रखना, कोई भी प्रोविजन जब आप क्रिएट करते हो तो उससे लाइबिलिटी क्या मानी जाती है, इंक्रीज मानी जाती है। या तो उसको इस आधार पर देख लो, और दूसरा एक बेस और है कि ये डेप्टर पर बनाया जाता है, देनदारों पर बनता है, और देनदार आपके क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो उससे ये जो प्रोविजन बनाए जाते हैं उससे डेप्टर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। डेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। कम होते हैं तो आप डेबिट में लिख रहे हो, तो दोनों तरह से वो किस तरह से, किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो ये तीन चीजें आपकी आ गई इधर। एक चौथा पॉइंट और दिया हुआ है वहीं पर, बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 20%। बिल्डिंग जो है वो 20% क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो बिल्डिंग पर देखो यहाँ वैल्यू दी हुई है 25,000 रुपए की। इस 25,000 रुपए का 20%, आप चूंकि परसेंट आपको निकालते आना चाहिए, है ना, 25,000 को मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, 20 से, और डिवाइड कैसे कर देंगे, 100 से। तो इस प्रकार से देखोगे यहाँ पर, तो 5,000 रुपए की वैल्यू ये इंक्रीज आ गई बिल्डिंग की। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये 5,000 रुपए इंक्रीज हो गई। ठीक, ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। तो ये देखो 5,000 रुपए क्रेडिट का टोटल आ गया। यही टोटल उठा करके यहाँ लगा लिया आपने 5,000 रुपए, और इस 5,000 रुपए में से ये तीन अमाउंट जो थे, इन तीनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2,100। ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस 2,100 रुपीज को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कौन में बांटना है, दो पार्टनर जो ओल्ड थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट जो है वो किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कौन से रेशो में किया जाता है, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर ये देखोगे आप, ये रेशो दिया हुआ है 3:1, ये 3:1 के रेशो में हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया।
तो इस प्रकार से आपका ये एक अकाउंट और बन जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। तो एक लास्ट में मैं आपको कैपिटल अकाउंट और बता दे रहा हूँ, वो तो और इजी होता है, चीजें सारी दी हुई रहती हैं, बस हमको वहां से उठा करके यहाँ लिखना रहता है। तो देखो आप यहाँ पर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट, और 3 पार्टनर हैं, तो अमाउंट के 3 कॉलम डेबिट साइड बनेंगे, 3 कॉलम क्रेडिट साइड बनेंगे। 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बनेंगे, यानी जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, और एक कॉलम पर्टिकुलर का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये बैलेंस। ठीक है, पहले नंबर पे आपको बैलेंस ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बैलेंस आएगा कहाँ से, तो आप यहाँ पर देख रहे थे, क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ था, एक का 40,000 था और एक का 10,000 था। तो ये राजीव और राकेश का जो बैलेंस है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ला करके लिख देंगे। ये हमने लिख दिया 40,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। उसके बाद देखोगे नया पार्टनर आएगा, आप ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के रूप में, तो उस केस में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेकर के आएगा। ठीक है, तो उसकी जो कैपिटल हम इंक्लूड करते हैं वो करते हैं बाय कैश अकाउंट। ये देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए लाया वो, 10,000, तो ये सत्यम वाले कॉलम में मैंने लिख दिया 10,000। ध्यान रखना है, ओल्ड कैपिटल 2 के कॉलम में आएगी और न्यू कैपिटल जो नया पार्टनर आएगा उसके कॉलम में आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ वो अपने साथ बिजनेस में कुछ और अमाउंट भी ला सकता है, गुडविल का अमाउंट भी ला सकता है, और वो गुडविल लाएगा प्रीमियम के रूप में। तो वो प्रीमियम हम किस किस को बांट देंगे, ये राजीव और राकेश को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो अगर क्वेश्चन में होती, इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, अगर होती तो हम यहीं पर लिखते बाय प्रीमियम अकाउंट, और ये अमाउंट राजीव को दे देते और एक अमाउंट किसको दे देते, राकेश को दे देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक पॉइंट मैंने और लिखा है यहाँ पर, रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है वो प्रॉफिट जो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था और उससे जो प्रॉफिट निकाला था, ये प्रॉफिट आपकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो ये प्रॉफिट यहाँ से उठाओ और यहाँ पर लिख दिया अपन ने ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इसकी जगह लॉस होता तो फिर वो लॉस किधर आ जाता, डेबिट साइड आता। तो इस प्रकार से आपका ये एक कंप्लीट अकाउंट बन जाता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका जो बैलेंस लगेगा, देखो आप यहाँ पर, ये मैंने लगाया, ये 40,000 और ये 1575, इन दोनों को प्लस किया तो आपका 41,575 आ गया। यही टोटल आपने यहाँ लगा दिया ये। और चूंकि डेबिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है तो हम उसी अमाउंट को बैलेंस के रूप में ऊपर लिख देंगे, और अगर ऊपर कोई अमाउंट होता तो हम बैलेंस कैसे निकालते, इस टोटल में से उस अमाउंट को ऊपर वाले को क्या कर देते, माइनस कर देते, तो डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो यही का यही अमाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एक ये पूरा कंप्लीट अकाउंट बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने चीजों को देखा, पहले देखा रिवॉल्यूशन अकाउंट और दूसरे नंबर पे देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से एक आपका ये कंप्लीट होता है वीडियो। इसको आप अच्छे से देखें, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और लगभग 4-5 नंबर की आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।